आपने पूछा कि किन मुद्दों को लेकर हम लोग आगे आए हैं। देखिए, हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज आपने देखा होगा युवाओं के साथ हो रहा है और बहुत पहले से देश में चल रहा है आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण का मुद्दा लेकर हम लोग इसलिए आए हैं कि आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके सीढ़ी पे चढ़ के ऐसे युवा या ऐसे लोग जो अयोग्य हैं और वो एक प्रमुख स्थान पर बैठ जाएंगे तो वो निर्णय कैसा ले पाएंगे। देखिए, आपका मुख्य क्या कहना है कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए या बना रहना चाहिए या समान होना चाहिए? नहीं, आरक्षण, देखिए, आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन अगर कुछ ऐसा लगता है कि आरक्षण देना बहुत आवश्यक है तो मैं चाहता हूँ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण उनको देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरक्षण जिसे मिल रहा है वो गलत दुरुपयोग कर रहे हैं या जिन्हें नहीं मिल पा रहा है वो भी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिनको आरक्षण मिल रहा है दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ये जो व्यवस्था है वो बात की है। लेकिन मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ, एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि एक बच्चा जो अपनी पूरी मेहनत से, निष्ठा से 570 नंबर लाता है और उसका चयन नहीं हो पाता है, और एक बच्चा जो -40 नंबर लाता है, अभी आपने देखा होगा वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो सोचिए एक अयोग्य जो -40 नंबर लेकर डॉक्टर बनना है वो कितने लोगों को मार देगा। उनमें से जो लोग मरेंगे उसके द्वारा, उनमें से कोई ऐसा होगा जो APJ अब्दुल कलाम बनेगा और हमारे राष्ट्र को एक मिसाइल, अग्नि मिसाइल जैसी मिसाइल देगा। उनमें से कुछ ऐसा बनेगा जो विवेकानंद जी जैसा होगा, जो शिकागो में जाकर सर्वधर्म सम्मेलन में जाकर 0 समय पर बोलकर अपने भारत का, अपने राष्ट्र का गौरव ऊंचा करेंगे। उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जैसा होगा। तो देखिए, उस एक -40 नंबर वाले आरक्षण की सीढ़ी से चढ़े हुए व्यक्ति जो डॉक्टर बनना है उससे हमारे राष्ट्र को कितना नुकसान पहुंच रहा है, तो ये समझने की बात है। अच्छा, तो आपका जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक और सवाल है हमारा, जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसे आप किस नज़र से देखें? देखिए, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ मैं उसको बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर नीट के छात्र थे तो नीट के छात्रों को डायरेक्ट सरकार से बात करनी चाहिए थी। और जिस सरकार सुन कहाँ रही थी? एक बार में सुन लेती तो इतना लंबा प्रोटेस्ट, या राजनीति जो अलग दल हैं वो क्यों सपोर्ट करते? नहीं, देखिए, सुन नहीं रहा था, ये तो विषय आप तब बताएंगे। अभी देखिए, अभी मानसून सत्र चल रहा है, संसद में रोज सरकार जाती है कि नीट पेपर लीक पर बिल पास करना है और विपक्षी हंगामा कर देते हैं। अब वही विपक्षी जो नीट के पेपर को लेकर उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वही उस पेपर के विरोध में जब बिल आ रहा है उसको पास नहीं होने दे रहे हैं। ये दोहरी नीति आप देखिए। ये बिल तो पहले बना चुके हैं ना, ये नीट के लिए, कि जो पेपर लीक के लिए, तो उसको पास कहाँ करने दे रहे हैं विपक्ष वाले? इससे पहले हंगामा कर रहे हैं। नहीं, बना चुके हैं, लेकिन उनमें और कुछ अमेंडमेंट करने होते हैं, कुछ और बदलाव करने होते हैं। कुछ चीज़ें जब सामने आती हैं उसके लिए बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस हिसाब से सरकार बदलाव की प्रक्रिया में लगी हुई है उस तरीके से विपक्ष को भी पूरा साथ देना चाहिए। सरकार छात्रों के साथ है, छात्रों के साथ है, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रही है कि उनके लिए नीट के खिलाफ जो बिल है वो लाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला आरक्षण की किया है बिल वगैरह, तो क्या लगता है अगर ये पास हो जाएगा तो महिला सुरक्षित हो जाएगी? देखिए, महिला सुरक्षित हो जाएगी, महिला मजबूत हो जाएगी, और महिला सशक्तिकरण सबसे ज़्यादा हमारे देश को आवश्यकता है। तो सर, ये महिलाएं कहाँ सुरक्षित कर रहे हो? आप सदन में कर रहे हो, ग्राउंड पे कर रहे हो? नहीं, ग्राउंड पे तो देखिए, सरकार में ग्राउंड पे रात के 12 बजे भी हमारी माँ, बहन, बेटियाँ सब रोड पे चलते हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन अब सदन में मजबूत करने की बात अगर आएगी तो उनको 33% आरक्षण जरूर देना चाहिए। और जब आरक्षण देखें, देखो आज देश के राष्ट्रपति कौन है? महिला है। महिला, बड़ी बड़ी महिलाएं एरोप्लेन, एयरपोर्ट, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, तो उनको हिस्सा मिलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। मात्र शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिससे हमारे विकसित भारत का, हमारे विकसित राष्ट्र का निर्माण उन्हीं के द्वारा संभव होता है। और हम सबकी पहली गुरु भी माँ होती है। बिल्कुल। तो
माँ को आगे आना चाहिए और विपक्ष को भी उसका इस बात में तो हम भी सहमत हैं, लेकिन वही बात है, जब अगर सदन की बात की जाए तो कंगना रनावत आज जेएनयू को गटर बोलती हैं। क्या उनका मैसेज है, क्या समझाना चाहती हैं? देखिए, इसके विषय में मैंने अभी ना सुना है और ना देखा है, तो मैं इस विषय पे भी कुछ बता नहीं सकता। अच्छा। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो बिल्कुल गलत बोला है, उनको नहीं बोलना कोई चाहिए। बात नहीं, मैं एक बार आपके सेवा दल के माध्यम से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी युवा है, जो बहन बेटियाँ हैं, जो बेरोजगारी की दिशा में घूमते हैं, उस पर आप क्या नज़र है आप? देखिए, बेरोजगारी की जगह पे घूम रही, उसी के लिए रोजगार सृजन करने के लिए सरकार काम कर रही है। जो आरक्षण आएगा उससे कितनी बहन बेटियां विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, उनकी प्रतिनिधि बनेंगी, उनके बहुत सारे जो काम है वो महिलाएं करेंगी, तो उसके लिए भी विचार चल रहा है। सर, आरक्षण छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, बाकी वो किस तरीके से हम उसे रोजगार देते हैं? नहीं, बिल्कुल रोजगार दे रहे हैं। महिलाएं मजबूत हो रही हैं, आरक्षण हम लोग महिलाएं मजबूत हो रही हैं, उनको कैसे रोजगार दे रहे हैं आप देखिए। सेना में भर्ती महिलाओं की हो रही है, बैंक में देखिए आप सबसे ज़्यादा महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है। आप किसी भी फील्ड में उठाकर देखिए, हमारी महिलाओं को बराबर उनको योगदान दिया जा रहा है। और उनको उनके सम्मान के लिए नारी शक्ति जो हम लोगों ने चलाया, उसमें कौशल विकास योजना का भी काम किया गया, जिसमें महिलाओं को रोजगार संबंधित बहुत सारे प्रयोगशालाओं में उनको कार्य करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे वो स्वयं रोजगार वहाँ पर उत्पन्न। क्या लगता है ये सर, जो व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं, जो योजनाएँ लीजिए, सफल नज़र आ रही हैं आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कोई भी कार्य होता है उसमें समय लगता है और धीरे धीरे हर चीज़ सफल होती है। कोई भी चीज़ हो उसके लिए थोड़ा सा हम आपको सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग करते हैं, कुछ लोग उसमें ब्रेक लगा देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई ब्रेक ना लगाए, महिलाओं को आगे बढ़ने दिया जाए। और मेरा सबसे आग्रह है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी सरकार हो, मैं सब सरकार से कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को आगे आने दीजिए, उनको पूरा मौका दीजिए कि वो आगे बढ़ सकें। तो क्या आप इस आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट कहीं शुरू करेंगे क्या सर? नहीं, देखिए, अभी मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरी बात मानी जाती है कि आरक्षण समाप्त हो, और नहीं समाप्त हो तो आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो। अगर नहीं होता है तो उसके लिए हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, हमारी टीम है, मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय कथा वक्ता हूँ, तो हमारे लोग हैं, तो हम लोग मिल के एक शांतिपूर्वक कुछ विचार करेंगे कि कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन या कुछ भी जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर हम करेंगे। आप स्थानीय लोगों के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ पर? देखिए, नैमिषारण्य एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस वार्ता है वो नैमिषारण्य में हो रही है। नैमिषारण्य पूरे विश्व का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, तो यहाँ सभी कण कण पवित्र है। यहाँ के लोग बहुत ही पवित्र हृदय के हैं, बहुत ही हृदय उनका स्वच्छ है और बहुत अच्छे लोग हैं। उनको भी विकास यहाँ पर हो रहा है। हमारे राष्ट्र जो सरकार चल रही है, उन्होंने नैमिषारण्य में बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं। हर जगह यहाँ पर आप अभी निकलेंगे देखेंगे सब जगह विकास हो रहा है, तो यहाँ के लोग प्रसन्न हैं। तो अब विकास की बात कही दी है, तो अब ये जो नितिन गडकरी के बारे में एक बात करेंगे, जो जगह जगह प्रोडक्ट बने, नेशनल हाईवे और गंगा एक्सप्रेस जैसे आए दिन टूट रहे हैं, इनके बारे में भी दो शब्द आप बता दीजिए। सर देखिए, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन जिस क्वालिटी से बनाए जा रहे हैं वो एक अलग विषय है। आप कोई भी कितनी भी अच्छी कंपनी का चीज़ लाइए, हो सकता है कि कुछ फॉल्ट हो जाए, लेकिन आप तो बड़ी कंपनी का लाए हैं, लेकिन कुछ हो सकता है कि उसमें केमिकली कोई फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी डिजास्टर हो सकता है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है। लेकिन आज की जो सड़कें जिस क्वालिटी के साथ और जिस समय सीमा के अंदर उनका निर्माण हो रहा है, वो हमारे विकसित भारत की ओर सबसे बड़ा कदम है। और देखिए, आप अमेरिका से एक बार पूछा गया था कि आप विकसित देश हैं, आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं इसीलिए कि आप विकसित देश हैं। बोले नहीं, हमारी सड़कें अच्छी हैं इसलिए मैं विकसित देश हूँ। और वही आज हमारे भारत में हो रहा है कि पहले सड़कों पर जोर दिया जा रहा है, नए नए हाईवे बनाए जा रहे हैं, नए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े टनल बनाए जा रहे हैं। जैसे जैसे ये काम पूरा होगा, और वैसे ही देखिए हमारे जो राष्ट्रवादी सरकार का जो उनका लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, तो बिल्कुल पूर्ण रूप से विकसित भारत का निर्माण। ये रोड की आपने ऑन कैमरा बोली, इसकी काट के रील चलाएंगे, 11 हाईवे ध्वस्त हुए हैं, नए बने और नए गिरे। इसे आप कैसे साबित कर सकते हैं कि नहीं वो अच्छा हुआ है? सर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ है, बिल्कुल ध्वस्त हुए हैं, उसके लिए मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से भी कि जो भी आप सड़क बनाएं, चाहे आप पुल बनाएं, चाहे ओवरब्रिज बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, जो भी बनाएं,
हाई क्वालिटी के बनाएं, क्योंकि उस पर हमारी जनता चलती है, हम जैसे लोग चलते हैं। हमारा ध्यान रखना भी जनता का काम है। और मैं बिल्कुल सरकार से कहना चाहूँगा कि जो भी सड़क का निर्माण हो, रोड का निर्माण हो, हाईवे का निर्माण हो, आपको बिल्कुल देखकर जो आपका वहाँ पर ठेकेदार है, जो उसका ठेका ले रहा है, उनको जितने की सड़क बनने उससे ज़्यादा का उनको दंड देना चाहिए। यदि इस सड़क में कोई भी खराबी आती है, टूटता है, तब ये जाकर इसका भी कार्य संभलेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर कहाँ है? देखिए, शिक्षा के लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आई है 25,000 स्कूल बंद हुए हैं सर। देखिए, स्कूल बंद हुए हैं, लेकिन उनको दूसरे स्कूलों से मर्ज किया गया है। इसलिए मर्ज किया गया है जी 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 कि बच्चे कम थे नहीं, या कुछ और कमी? नहीं, बच्चे कम नहीं थे, बच्चे ज़्यादा थे। लेकिन हम लोग डिजिटल भारत की ओर जा रहे हैं। डिजिटल भारत में क्या है कि अगर मैं अधिक से अधिक लोगों को एक साथ शिक्षा दूंगा, डिजिटल शिक्षा दूंगा, तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। किसी विद्यालय में 20 बच्चे हैं, दूसरे विद्यालय में 20 मिलाकर हमने 40 को एक डिजिटल शिक्षा दी। उनको पूरा AI टेक्निक के माध्यम से उनको हमने पढ़ाने का प्रयास किया, तो उनके अंदर विज्ञान के साथ साथ हमारे संस्कार जो हैं, सनातन संस्कृति के संस्कार और विज्ञान दोनों को एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये काम किया गया है। और बाकी तो देखिए सरकार है, कैसे उनको करना है